स्रोतों में गहराई से उतरने की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीव जगत के वर्गीकरण पर। नमस्कार। हाँ, मतलब ये कि धरती पर जो लाखों तरह के जीव हैं उन्हें समझने और ग्रुप्स में बांटने का जो विज्ञान है, बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि ये समझ, ये तरीके वक्त के साथ कैसे विकसित हुए। हाँ, अरस्तु के समय से लेकर आज के जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उन तक। मतलब शुरू में तो शायद बस ये देखते थे कि कौन सा जीव खाने के काम आता है, कौन नहीं। हाँ, या रहने या पहनने के। और आज हम देखिए कोशिका की बनावट और उनके आपसी विकास के रिश्तों तक पहुंच गए। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत जीव विज्ञान के टेक्स्ट पर आधारित है जो ये सारी कहानी बताते हैं। और हमारा मकसद है कि इन टेक्स्ट से जो जरूरी बातें हैं या जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उन्हें निकालकर सामने रखें। हाँ, ताकि ये जो वर्गीकरण की दुनिया है थोड़ी आसान लगे समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? अरस्तु से? हाँ, अरस्तु से ही करते हैं। उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी, पौधों को उनके साइज के हिसाब से बांटा था, पेड़, झाड़ी और शाक। अच्छा। और जानवरों को उन्होंने बांटा कि उनमें लाल खून है या नहीं। मतलब बहुत ही बेसिक था, पर एक शुरुआत थी। हाँ। उसके बाद फिर लीनियस आए। हाँ, लीनियस। उन्होंने दी द्विजगत पद्धति, मतलब 2 किंगडम, प्लांटी जिसमें सारे पौधे आ गए और एनिमेलिया जिसमें सारे प्राणी। ये सिस्टम तो काफी टाइम तक चला है ना? हाँ, चला तो, लेकिन इसमें ना कई दिक्कतें थीं। क्या दिक्कतें थी? देखिए, एक तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क नहीं कर पाता था। मतलब बैक्टीरिया जैसे जीव जिनकी कोशिका में मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता, और हमारे जैसे जीव जिनकी कोशिका में होता है, हाँ, उनमें कोई फर्क नहीं। फिर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी ठीक से अलग नहीं कर पाया। और वो कवक वाली बात, फंगस। बिल्कुल, कवक यानी फंगस, वो दिखते तो कुछ कुछ पौधे जैसे हैं, पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो उन्हें कहाँ रखें, प्लांटी में या एनिलिया में? यही सवाल था। तो समझ आया कि सिर्फ बाहर से देखकर, मतलब मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासिफाई करना काफी नहीं है। तो फिर और क्या देखना जरूरी हो गया? कोशिका की बनावट कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? शरीर कैसे बना है, एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिकाओं से? पोषण कैसे मिलता है, खुद बनाते हैं या दूसरों पे निर्भर है? हाँ, बिल्कुल। प्रजनन कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी, उनका एवोल्यूशनरी रिश्ता क्या है, मतलब जातिवृत्तीय संबंध। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर फिर कौन आया? विटेकर? हाँ, R.H. विटेकर 1969 में। उन्होंने एक ज्यादा बेहतर सिस्टम दिया, 5 जगत प्रणाली। 5 जगत कौन कौन से? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसका आधार यही सब चीजें थी जो अभी हमने डिस्कस की, कोशिका संरचना, पोषण। जी हाँ, कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंध, ये 5 मुख्य आधार थे। तो इस 5 जगत वाली प्रणाली से क्या बड़े बदलाव आए? मतलब लीनियस वाले सिस्टम से ये कैसे बेहतर थी? सबसे बड़ा बदलाव तो शायद कवकों के लिए था, फंजाई। उन्हें अपना एक अलग किंगडम मिल गया। अच्छा, क्यों? क्या खास था उनमें? उनकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वो पौधों की तरह सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन, ये तो कीड़ों के बाहरी कवच में भी होता है शायद। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फर्क था। और वो परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं। ठीक है, और क्या बदलाव हुए? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, मतलब बैक्टीरिया और आर्किया, वो सब एक जगत में आ गए, मोनेरा। अच्छा, सारे बैक्टीरिया एक साथ। हाँ। और प्रोटिस्टा, उसमें कौन आया? प्रोटिस्टा एक तरह का कह सकते हैं कि एक डस्टबिन कैटेगरी बन गई एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के लिए। मतलब इसमें वो सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स आ गए जो बाकी 3 यूकैरियोटिक जगत, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में फिट नहीं होते थे। जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम? हाँ, अमीबा, पैरामीशियम और कुछ ऐसे जीव भी जो पहले पौधों में रखे जाते थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वो भी प्रोटिस्टा में आ गए। चलिए इन जगतों पर थोड़ी और बात करते हैं। मुनेरा से शुरू करते हैं। सारे बैक्टीरिया इसमें हैं। हाँ, बैक्टीरिया तो हर जगह है। गर्म पानी के झरनों में, रेगिस्तान में, बर्फ में, हमारे शरीर के अंदर भी। इनकी खास बात क्या है? इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब ये अलग अलग तरीकों से अपना खाना और एनर्जी हासिल कर सकते हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ केमिकल से एनर्जी बनाते हैं, ज्यादातर दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसी में वो आर्किया बैक्टीरिया भी आते हैं जो बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं। हाँ, जैसे मीथेनोजिन जो मीथेन गैस बनाते हैं, और यू बैक्टीरिया भी, जिनमें साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। माइकोप्लाज्मा भी इसी में है।
वो सबसे छोटी कोशिका वाले। हाँ, माइकोप्लाज्मा। उनमें सेल वॉल भी नहीं होती और वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। अच्छा, अब प्रोटिस्टा की बात करें, एक कोशिकीय यूकैरियोट, ये कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? ज्यादातर पानी में। ये बहुत विविध हैं। इनमें आपको डायटम मिलेंगे। डायटम? ये तो बहुत जरूरी है शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, मतलब फूड चेन की शुरुआत यहीं से होती है काफी हद तक। इनकी सिलिका की बनी सेल वॉल होती है जो जमा होकर डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। ओ, पॉलिशिंग वगैरह में काम आती है। हाँ, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन में। फिर इसी में डाइनोफ्लैजिलेट है जो कभी-कभी समुद्र में रेड टाइड बना देते हैं। यूग्लिना भी इसी में है, जो रोशनी में खाना बनाता है और अंधेरे में नहीं। बिल्कुल, यूग्लिना। और स्लाइम मोल्ड्स भी हैं जो सड़ी गली चीजों पर रुकते हैं। और प्रोटोजोआ जो जानवरों के पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम भी। हाँ, वो सब प्रोटोजोआ में आते हैं। अगला जगत फंजाई यानी कवक। इनके बारे में हमने बात की कि सेल वॉल काइटिन की है और ये परपोषी हैं। हाँ, यीस्ट को छोड़ दें तो ज्यादातर धागे जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। ये हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। और ये पोषण कैसे लेते हैं? या तो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर से, सैप्रोफाइट, या जीवित होस्ट से, पैरासाइट, या फिर किसी और जीव के साथ मिलकर रहते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो, सिम्बायोटिक। जैसे लाइकिन। हाँ, लाइकिन जिसमें फंगस और एल्गी साथ रहते हैं, और माइकोराइजा जिसमें फंगस पौधों की जड़ों के साथ रहता है। पेनिसिलिन जैसी दवाइयां भी फंगस से मिलती हैं। जी हाँ, पेनिसिलियम एक फंगस है। मशरूम भी इसी जगत में आते हैं। ठीक है, और बाकी दो जगत प्लांटी और एनिमेलिया, इनके बारे में संक्षेप में बताइए। प्लांटी जगत में वो सारे यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, मतलब शैवाल से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक। ज्यादातर स्वपोषी हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे भी तो होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं जैसे कीटभक्षी पौधे या परजीवी पौधे, लेकिन मूल रूप से ये स्वपोषी हैं। और इनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। और एनिमेलिया यानी हम सब। हाँ, हम सब बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव जिनमें सेल वॉल नहीं होती। हम ठोस खाना खाते हैं। हाँ, प्राणी संपोषण और ज्यादातर चल फिर सकते हैं। इनमें एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 जगत। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इन 5 में फिट नहीं होती, जैसे वायरस। सही कहा, वायरस तो एक पहेलियां हैं। वो असेल्युलर है, मतलब कोशिका है ही नहीं, बस प्रोटीन का एक कोट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। और वो सिर्फ किसी जीवित कोशिका के अंदर ही एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, कोशिका के बाहर तो वो क्रिस्टल जैसे निर्जीव होते हैं। इसीलिए उन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। उन्हें जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं शायद। हाँ, कह सकते हैं। और इनसे भी सरल हैं वायरॉइड। उनमें सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कोड भी नहीं होता, फिर भी पौधों में बीमारी फैलाते हैं। और प्रियॉन, वो तो सिर्फ प्रोटीन है। हाँ, प्रियॉन तो बस गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन है, लेकिन वो दिमाग की भयंकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज। तो ये वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, इन्हें किसी जगत में नहीं रखा गया? नहीं, इन्हें हुईटेकर की 5 जगत प्रणाली में जगह नहीं मिली क्योंकि ये कोशिकीय जीवन की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। लाइकेन को भी किसी एक जगत में नहीं रखते क्योंकि वो 2 अलग जगत के जीवों, फंगस और एल्गी का मिश्रण है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये जो वर्गीकरण का सिस्टम है, ये स्टैटिक नहीं है। ये हमारी समझ के साथ साथ